आज हम लोग करने वाले एक और नए चैप्टर की शुरुआत और इस धमाकेदार चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन सबसे ज्यादा दिक्कतें देता है बच्चों। रीजन कि हाइड्रोकार्बन 11 के आखिरी में आता है। सैचुरेटेड मतलब जो पूरी तरह से ऐड हो चुका है इसमें, जिसमें फर्दर एडिशन नहीं हो सकते। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन जब सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है, अनसैचुरेटेड में कार्बन के पास पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड का या ट्रिपल बॉन्ड का पाई बॉन्ड आ सकता है। वैन डर वाल्स फोर्स क्योंकि सरफेस एरिया पे डिफाइन होते हैं, तो जैसे जैसे कार्बन चेन की लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। फ्री रेडिकल मतलब कोई डायरेक्शन ही नहीं, अंधे लोग हैं। चार्ज के पास डायरेक्शन है, गोल है कि भाई पॉजिटिव को सुंदर नेगेटिव के पास ही जाना है, नेगेटिव को खड़ूस पॉजिटिव के पास ही जाना है, गोल है उनके पास। फ्री रेडिकल क्या है? न्यूट्रल, जो मिला उसके साथ चलते चले गए। एल्कीन बनाने का रिएक्शन चार्ट, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। 3 डिग्री 2 डिग्री हैलाइड और अल्कोहल ज्यादा बेटर है। कार्बोकेटायन बनता है दोनों केस में। कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, वो सारी बातें इन्हीं चैप्टर्स में आई जब हम इन मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। कि पहले बना कीटोन एल्डिहाइड, क्या बना? कीटोन एल्डिहाइड। अगले स्टेप में थोड़ा सा ऑक्सीडेशन होके वो चला गया कार्बोक्सिलिक में। कीटोन में पढ़ोगे कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता। अगले स्टेप में थोड़ा सा आगे चला गया कार्बोक्सिलिक में। अगले स्टेप में कार्बोक्सिलिक में पहला वाला था वो और आगे चला गया CO2। तो यहाँ पे समझो कि अगर 2 हेलोजन लगे, एक हेलोजन होता, एलिमिनेशन से एक डबल बॉन्ड आता। 2 हेलोजन है, एलिमिनेशन 2 बार करके 2 डबल बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है। बट विनाइल पहुंचने के बाद मेहनत बढ़ जाए। एक हमने पढ़ा है बेंजीन पे पॉजिटिव लगाने के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अभी बेंजीन की रिएक्शन में आएगा। लेकिन जब भी तुम्हें बेंजीन पे कुछ नेगेटिव लगाना है तो तुम एनिलीन बनाओगे, एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट बनाओगे, या बेंजीन के किसी कंपाउंड को, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, फिनॉल, हेलोबेंजीन, किसी भी कंपाउंड को पढ़ते हैं तो उनमें यही 5 रिएक्शन हमेशा देखी जाती है। हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल है? तो आज हम लोग करने वाले एक और नए चैप्टर की शुरुआत और इस धमाकेदार चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। देखो, कहने को तो भाई हाइड्रोकार्बन बहुत सिंपल सा चैप्टर है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5 में से एक चैप्टर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा है कि अगर तुमने एक भी चैप्टर छोड़ा तो तुम हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत लड़खड़ा जाओगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं से किसी भी चैप्टर की रिएक्शन बीच में उठ के आ जाती है। और हाइड्रोकार्बन सबसे ज्यादा दिक्कतें देता है बच्चों को। रीजन कि हाइड्रोकार्बन 11 के आखिरी में आता है। 11 का बच्चा जब आखिरी तक पहुंचता है तो उसे लगता है यार 11th अच्छी नहीं गई, 11th थोड़ी सी काप सी गई है, तो चलो इसको 12th में और अच्छे दुगने जोश से करेंगे। करता नहीं है वो, लेकिन फिर उसे लगता है कि चलो दुगने जोश से करेंगे। और उसी चक्कर में वो 11 के आखिरी के चैप्टर, जैसे फिजिक्स में वेव हो गया, साउंड हो गया, केमिस्ट्री में जीओसी हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, इनको वो छोड़ देता है। कोशिश करने की जगह छोड़ ही देता है कि 12th में दुगने जोश से करेंगे। और 12th जाके फिर वही हाल, आखिरी तक पहुंचते पहुंचते फिर लगता है यार अच्छे से नहीं किया, ड्रॉपर में इस बार गारंटीड 4 देंगे, और ड्रॉपर में जाके फिर वही कहानी रिपीट हो जाती है। तो इसलिए हाइड्रोकार्बन है बहुत आसान सा चैप्टर। ऑर्गेनिक में बहुत सारी जगह यूज होता है, छोटी छोटी रिएक्शन से अगर हमने समझ ली तो अभी के अभी याद हो जाएंगे। तो ये चीज हाइड्रोकार्बन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है। क्यों? क्योंकि वो एंड में आता है और बच्चों ने ध्यान से पढ़ा नहीं है। सिंपल सी बात है, हाइड्रोकार्बन का मतलब जो हम बोलते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनमें हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के एटम होंगे, कोई और एटम नहीं होगा, यानी कोई भी और हेट्रो एटम की बातें ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऑर्गेनिक में सब कुछ आपस में जुड़ा है, तो ऐसे कंपाउंड को बच्चे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। इनको 2 टाइप से डिवाइड किया गया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब जो पूरी तरह से ऐड हो चुका है इसमें, जिसमें फर्दर एडिशन नहीं हो सकते। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन जब सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है, अनसैचुरेटेड में कार्बन के पास पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड का या ट्रिपल बॉन्ड का पाई बॉन्ड आ सकता है। जो मैंने तुम्हें बस समझाया था, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझने के लिए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी 2 टाइप का बताया जा सकता है, एक असाइक्लिक या ओपन चेन, जिसको हम मेनली एल्केन बोलते हैं, और एक साइक्लिक या क्लोज्ड चेन, जिसको हम साइक्लोएल्केन बोल देते हैं। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? तो एल्कीन, एल्केन और साइक्लोएल्केन। अनसैचुरेटेड भी 2 टाइप का हो सकता है, ओपन चेन असाइक्लिक, जिसमें डबल बॉन्ड हो तो एल्कीन बोलते हैं,
ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्काइन बोलते हैं, दोनों हो तो एल्कीनाइन, ये सब बोल दिया जाता है मिला के। और साइक्लिक हो सकता है जिसको हम साइक्लोएल्केन या साइक्लोएल्कीन या साइक्लोएल्काइन बोलेंगे। साइक्लिक भी दो टाइप के बता दिए जाते हैं, एक वो जो नॉन एरोमेटिक है और एक वो जो एरोमेटिक है। एरोमेटिक में फिर से दो टाइप, मतलब क्लासिफिकेशन करते ही जाते हैं। एक वो एरोमेटिक जो बेंजीन जैसे सिस्टम होंगे, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव, और एक वो एरोमेटिक जो बेंजीन जैसे नहीं होंगे, यानी कि नॉन बेंजीनॉइड। तो ये हमारा कुछ छोटा सा क्लासिफिकेशन होता है हाइड्रोकार्बन का। सिंपल वर्ड में समझें तो भाई हाइड्रोकार्बन ऐसी बला है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, कार्बन के बीच में या तो सिंगल बॉन्ड मिल रहे होंगे या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और हो सकता है स्ट्रक्चर क्लोज हो या ओपन हो। इतनी सी बात है। पूरे चैप्टर में हम लोग तीन जगह फोकस्ड हैं, एल्केन पे, एल्कीन एल्काइन के कॉम्बिनेशन पे और बेंजीन पे। जैसा कि तुम्हें दिख रहा है एल्कीन एल्काइन अनसैचुरेटेड हैं, दोनों में पाई बॉन्ड है, तो दोनों में सिमिलैरिटी बहुत है। जो रिएक्शन एल्कीन में है वही रिएक्शन एल्काइन में दुगनी, डबल होके। तो ये कहानी है हाइड्रोकार्बन की। सबसे पहले आ जाते हैं एल्केन पे। एल्केन जिनमें अगर ओपन चेन है तो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब एल्केन बनाने के क्या क्या मेथड है? वैसे तो एनसीईआरटी में अगर जाओगे तो ज्यादा नहीं है, लेकिन हम थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी से हटके भी चलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं छुपी हुई बातें जो हमें निकालनी हो। तो अगर एल्केन बनाना है, देखो सारी बहुत आसान तरह से कैसे याद रखेंगे, रिएक्शन चार्ट देख लो पहले। अगर एल्केन बनाना है, सबसे पहले ही मैं तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं बताऊंगा। रिएक्शन चार्ट को याद रखने के बच्चों दो तरीके, या तो तुम जिस ऑर्डर में कंपाउंड को पढ़ते आए हो, जैसे तुमने ऑर्गेनिक एक बार पूरी पढ़ ली, मैं मान के चल रहा हूं, सबसे पहले तुमने एल्केन पढ़ा, एल्कीन पढ़ा, एल्काइन पढ़ा, बेंजीन पढ़ा, उसके बाद एल्काइल हैलाइड पढ़ा, एल्काइल हैलाइड में ग्रिग्नार्ड पढ़ा, अल्कोहल पढ़ा, फिनॉल पढ़ा, ईथर पढ़ा, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव पढ़े, साइनाइड पढ़ा, अमाइन पढ़ा, और एंड में डायजोनियम पढ़ा। तो अगर तुम्हें इस सीक्वेंस में याद करते चलना तो सबसे बेटर है कि एल्केन के बाद कौन आता है, एल्कीन, एल्कीन से कैसे बनाओगे, एल्कीन के बाद कौन आता है, एल्काइन, एल्काइन से कैसे बनाओगे, एल्काइन के बाद कौन आता है, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाओगे, एल्काइल हैलाइड के बाद ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड से कैसे बनाओगे, ग्रिग्नार्ड के बाद अल्कोहल, अल्कोहल से कैसे बनाओगे, एल्डिहाइड कीटोन से कैसे बनाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से कैसे बनाओगे, साइनाइड अमाइन से कैसे बनाओगे, डाइजोनियम से कैसे बनाओगे। तो तुम्हें पूरा सब में ऐसे सोचना है, सब में ऐसे ही सोचना है। तो ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया, एल्कीन, एल्कीन से कैसे बनाएंगे, देन एल्काइन से कैसे बनाएंगे, देन एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाएंगे, एल्काइल हैलाइड का ही पार्ट है ग्रिग्नार्ड से कैसे बनाएंगे, अल्कोहल से कैसे बनाएंगे, एल्डिहाइड कीटोन से कैसे बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव से कैसे बनाएंगे, और कोई और एक्स्ट्रा तरीका आ गया साइनाइड अमाइन, इनसे कैसे बनाएंगे। चलो पहले इतना देखते हैं। एल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। देन एल्काइल हैलाइड, देन एल्काइल हैलाइड, देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देन अल्कोहल, देन एल्डिहाइड कीटोन यानी कार्बोनिल, देन कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ लो इस बात को कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड कीटोन में क्या अंतर है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल के पास एक लीविंग ग्रुप लगा होता है, चाहे वो OH हो चाहे उसके डेरिवेटिव का हो। एल्डिहाइड कीटोन में या तो हाइड्रोजन होगा या कार्बन होगा, कोई लीविंग ग्रुप नहीं होगा। और इसको अभी हम छोड़ दे रहे हैं अमाइन, अमाइन के लिए। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड जाना है, हाइड्रोजनेशन किसके प्रेजेंट में, कैटलिस्ट जैसे पैलेडियम, प्लैटिनम, निकल, निकल और रैनेनिकल। रैनेनिकल सिंपली एक्टिवेटेड निकल होता है। ट्रिपल बॉन्ड से भी सेम काम, बस डबल बॉन्ड पे एक बार हाइड्रोजन ऐड होके काम हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड पे 2 बार करना पड़ेगा। रिएजेंट ट्रिपल बॉन्ड के भी सेम रहेंगे, रिएजेंट ट्रिपल बॉन्ड के भी सेम रहेंगे। एल्काइल हैलाइड से देखो आसान तरीका समझाऊं, मेटल ले लो, मेटल जहां भी आता है इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल जहां भी आता है इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये बना लेगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को H+ दे दो,
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कार्बन नेगेटिव होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कार्बन नेगेटिव है, वो नेगेटिव कार्बन हमेशा पहले बेस बनेगा फिर न्यूक्लियोफाइल बनेगा। तो जहां भी इसे H+ की खुशबू आ गई वहीं पे ये RH बना लेगा, एल्केन। इसी तरह यहां पे ऑर्गेनोमेटेलिक का ही एक एग्जांपल है, बेसिकली इसी का एग्जांपल है जब मैग्नीशियम मेटल ले लेते हैं, तो ये बेसिकली इसी का सब पार्ट है कि अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मेटल के साथ कराएंगे तो हम एल्केन बना सकते हैं। अल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनॉल, इन सब से बनाने का एक सिंपल सा तरीका है रेड फॉस्फोरस और HI रिडक्शन। रेड फॉस्फोरस और HI रिडक्शन ये किसी भी फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर देता है डायरेक्टली, किसी भी फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर देता है डायरेक्टली एल्केन में। और इसीलिए तुमने एक और रिडक्शन पढ़ोगे एल्डिहाइड कीटोन नाम के चैप्टर में, जिसको बोलते हैं क्लीमेंजन रिडक्शन और वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। क्लीमेंजन और वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, तो ये सारी रिएक्शंस आने वाली हैं जो हमें एल्केन बना के देंगी, जो हमें एल्केन बना के देगी। यहीं पे अगर मैं तुम्हें डाइजोनियम से समझा दूं, इस डब्बे को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, डाइजोनियम इस छोटे से डब्बे में नहीं आएगा। चलो, अगर मैं तुम्हें डाइजोनियम से समझाऊं तो देखो, जो मैं यहां पे बात बोल रहा हूं इस बात को लॉन्ग टर्म में याद रखना। ये एल्केन नहीं, लेकिन ये बेंजीन जरूर देगा। तो इसको अभी हम आगे देखेंगे कि डाइजोनियम पे जब नाइट्रोजन जाता है बेंजीन पे प्लस आता है तो हम इस पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल लगा सकते हैं, कोई भी न्यूक्लियोफाइल लगा सकते हैं। तो इस रिएक्शन को बच्चों हम लोग तो आगे ही देखेंगे तो ज्यादा बेटर है, इससे भी एल्केन बनाना सीखेंगे। फिलहाल ये मेन रिएक्शन है एल्केन बनाने की। इन मेन रिएक्शन में कौन कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये और ये, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट ये है। बस ये ध्यान रखना, रेड फॉस्फोरस HI इज अ वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, इज अ वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट जो कन्वर्ट कर देगा सीधे के सीधे एल्केन में। चलो देखो, अब बात कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पहला, अगर मेरे पास डबल बॉन्डेड कार्बन है या मेरे पास ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, एक मेटल लिया और साथ में हाइड्रोजन गैस लिया, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन। और हाइड्रोजन का ऐड होना मतलब रिडक्शन। तो डबल बॉन्ड का एक पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे। और खास बात यह है, देखो रिएक्शन का तुमने डायरेक्ट मेथड तो पीछे देख लिया, डायरेक्ट मेथड रिएक्शन चार्ट पीछे ही कवर हो गया। अब यहां पे खास बात क्या क्या है। पहला, अगर मैंने पैलेडियम के साथ कार्बन या पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट, रोजेनमंड कैटलिस्ट या लिंडलार कैटलिस्ट ले लिया, दिस इज नोन एज लिंडलार कैटलिस्ट। कैल्शियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं यहां पे, लिंडलार कैटलिस्ट, एंड दिस इज नोन एज रोजेनमंड कैटलिस्ट। ये रोजेनमंड रिडक्शन में आएगा, रोजेनमंड कैटलिस्ट, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, यहां पे पॉइजन का काम कर देते हैं। जो पैलेडियम के साथ लिया गया वो पॉइजन का काम कर देता है। तो इस केस में जो एल्काइन है वो एल्कीन पे ही रुक जाएगा, यानी अब ये एल्केन का नहीं एल्कीन का प्रिपरेशन बन जाएगा। अब ये एल्केन का नहीं एल्कीन का प्रिपरेशन बनेगा, और एल्कीन अगर लिया तो रिएक्शन आगे करेगी ही नहीं। तो अगर मैंने ये रिएजेंट ले लिए इन्हीं मेटल के साथ, तो एल्काइन के केस में एल्कीन और एल्कीन आगे एल्केन नहीं बनाएगा, यानी पॉइजन लेने पे एल्केन पे नहीं जा पाएगी रिएक्शन, वो उससे पहले के स्टेप एल्कीन पे रुक जाएगी। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट बात कि यहां पे जो एडिशन होता है वो सिन एडिशन होता है, यानी कि दोनों हाइड्रोजन जब भी आएंगे वो सेम साइड से आएंगे। दोनों हाइड्रोजन जब भी आएंगे, सिन का मतलब मेटल सरफेस पे एब्जॉर्ब हुआ और एक ही डायरेक्शन से दोनों हाइड्रोजन लगेंगे। जैसे ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, एक यहां कार्बन एक यहां कार्बन, एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ लगा तो दूसरा हाइड्रोजन भी नीचे लगेगा। तो अगर एल्कीन बन रही होगी ज्योमेट्रिकल एक्टिव, तो सिर्फ और सिर्फ सिस बन सकती है, ट्रांस नहीं बनेगी। सिर्फ और सिर्फ सिस एल्कीन बन सकती है, ट्रांस नहीं बन सकती है। तो ये पहले मेथड में तुम्हें 2-4 बातें समझनी है। पाई बॉन्ड जितने भी होंगे
सब ओपन होंगे और एल्केन जाएगा। अगर सीधे मेटल प्लस हाइड्रोजन है, मेटल के साथ पॉइजन है तो डबल बॉन्ड पे रुक जाएगी रिएक्शन। मेटल के साथ पॉइजन है तो डबल बॉन्ड पे रिएक्शन रुक जाएगी। दूसरी रिएक्शन को समझते हैं। अगर मेरे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन मैं किसी भी मेटल के साथ करा दूं। मेटल का काम होता है, मैं भी वन पॉजिटिव मेटल मान लेता हूं, हर मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। हर मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा अपनी अपनी वैलेंसी के अकॉर्डिंग। जब ये टूटा अल्काइल हैलाइड टूटा तो मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन आए और इस पॉजिटिव से जाके जुड़ गए। पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, तो पॉजिटिव को बदल दिया निगेटिव में, पॉजिटिव को बदल दिया निगेटिव में, और वही मेटल अब उस पॉजिटिव के साथ अटैच हो गया। वही मेटल उस पॉजिटिव के साथ अटैच हो गया। तो ये बन जाते हैं कंपाउंड। समझ में आई बात? तो कभी भी तुम्हें कोई भी अल्काइल हैलाइड साथ में कोई भी मेटल, सोडियम दिखे, जिंक दिखे, लिथियम दिखे, तुम्हें मैग्नीशियम दिखे, कोई भी मेटल अपनी फ्री फॉर्म में दिखे, आयनिक फॉर्म में नहीं। सोच के देखो, अगर पहले से आयन लिया तुमने, Na+ ले लिया, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां से देगा? ये प्रोसेस हो पाएगी? अगर तुमने Na+ लिया, वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, तो ये प्रोसेस नहीं होगी। तो इस प्रोसेस के होने के लिए जरूरी है कि Na के पास इलेक्ट्रॉन हो। पहले से उसको कंगाल करके भेज दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है बात? चलो, इन कंपाउंड को क्या कहा गया? इन्हीं कंपाउंड को कहा जाता है ऑर्गेनोमेटालिक। इन्हीं कंपाउंड को कहा जाता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। देखो, ऐसा होगा कि जब हम हाइड्रोकार्बन में ज्यादा टाइम देंगे, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन पहली बार आएंगी, तो अगले चैप्टर का टाइम अपने आप कम हो जाएगा, उसके अगले चैप्टर का टाइम अपने आप कम हो जाएगा। अब इनकी खास बात क्या है? ऑर्गेनोमेटालिक मतलब कार्बन और मेटल का बॉन्ड। पहली बात, इनका आयोनिक कैरेक्टर नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड से ज्यादा होगा। इनका आयोनिक कैरेक्टर नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड से ज्यादा होगा, क्योंकि नॉन मेटल कोवेलेंट कैरेक्टर की तरफ जाएंगे, मेटल नॉन मेटल आयोनिक कैरेक्टर की तरफ। तो जिस वजह से इनकी रिएक्टिविटी नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड से बहुत ज्यादा है। मतलब पगलाए बैठे रहते हैं कि अब मौका मिले और ये टूट पड़े, अटैक कर दे। दूसरी बात, जो R- है वो बेसिक भी है और न्यूक्लियोफिलिक भी है। मैंने तुम्हें शायद बोला था ये बात जीओसी में कि एसिड बेस रिएक्शन भारी पड़ती हैं बाकी रिएक्शन के ऊपर। एसिड बेस रिएक्शन भारी पड़ती हैं, यानी अगर गलती से भी इस पूरी प्रोसेस में गलती से भी कहीं भी H+ आ गया तो भाई कमाल हो जाएगा, बेस एसिड मिलकर एल्केन बना लेगा। तो अगर तुम्हें यहीं तक की बात सोचनी, तो हमेशा यहां पे जो मीडियम है वो ड्राई ईथर रखा जाता है, पानी से बचा के रखना है। गलती से भी अगर मीडियम में H+ आ गया, तो वो तबाही ले आएगा। तो बहुत ज्यादा बेसिक, बहुत ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। और इसीलिए अगर मैं यहां पे और बात तुम्हें बताऊं, अगर तुमने लिया RX साथ में सोडियम, मीडियम कैसा लिया? ड्राई ईथर। मीडियम कैसा लिया? ड्राई ईथर। तो पहले बनेगा RNA, वो सोडियम वाला ज्यादा आयोनिक है, बहुत रिएक्टिव है, तो वो बचे हुए RX पे दोबारा से हमला करके X को निकाल देगा और बन जाएगा डबल कार्बन का एल्केन। डबल कार्बन का एल्केन, इसको कहा जाता है वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन हमेशा कार्बन डबल करके देता है, मीथेन तो बन ही नहीं सकता है। ऐसे ही अगर तुम RX की रिएक्शन लिथियम हैलाइड या लिथियम और कॉपर हैलाइड से करा दो, तो बनता है R2CuLi, जिसको बोलते हैं गिलमन्स रिएजेंट। बस अंतर क्या है? गिलमन्स और सोडियम वाले कंपाउंड में अंतर यह है कि सोडियम वाला बहुत रिएक्टिव है, ये थोड़ा कम रिएक्टिव है। ये थोड़ा सा कम रिएक्टिव है, इसका मतलब तुम इसको अलग कर सकते हो, इसको अलग नहीं कर पाओगे।
इसको अलग करके तुम कोई दूसरा हैलाइड ले सकते हो। जैसे यहां पे मौका नहीं मिलेगा दूसरे हैलाइड को डालने का, यहां पे तुम दूसरा हैलाइड डाल सकते हो, तो यहां पे तुम अनसिमेट्रिक भी बना सकते हो, जबकि वुड्स रिएक्शन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक देगा। लेकिन यहां पे बच्चा लोग हम लोग एक दूसरा अल्काइल हैलाइड भी लेके सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक दोनों बना सकते हैं, और इस रिएक्शन को कहा जाता है कोले हाउस रिएक्शन या कोले हाउस सिंथेसिस। कोले हाउस सिंथेसिस क्या कहते हैं? कोले हाउस सिंथेसिस। और ऊपर लोग बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। तो कोले हाउस रिएक्शन वो भी तुम्हारा ऑर्गेनोमेटेलिक का पर्पस है, वुड्स रिएक्शन वो भी ऑर्गेनोमेटेलिक है। दोनों में हम H+ नहीं दे रहे हैं तो मौका नहीं मिल पा रहा है, दोनों में हम H+ नहीं दे रहे हैं तो मौका ही नहीं मिल पा रहा है H+ लेने का, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह हमला कर रहा है अल्काइल हैलाइड पे। इतनी बात समझ में आई? अगर ये बात में से लगता है कोई बात पहली बार सुन रहे हो भूल सकते हो, नोट कर लो। वुड्स रिएक्शन में हमेशा सिमेट्रिक बनाए जाते हैं, अनसिमेट्रिक बनाएंगे तो मिक्सचर बन जाएगा। कोले हाउस से सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक दोनों बना सकते हैं। रीजन, सोडियम वाला ज्यादा रिएक्टिव, इसको निकाल पाना ही संभव नहीं, ये अपने आप यहां पहुंच जाएगा। गिलमैन वाला थोड़ा कम रिएजेंट है, इसको निकाल पाना संभव है, तो इसकी रिएक्शन हम दूसरे अल्काइल हैलाइड से भी करा सकते हैं, इसको निकाल के फिर दोबारा से दूसरे हैलाइड में मिला सकते हैं। और चाहे ग्रिग्नार्ड हो, वैसे ग्रिग्नार्ड के लिए बात इंपॉर्टेंट है, या फिर चाहे कोई भी और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो, ये ध्यान रखना क्योंकि तुम ग्रिग्नार्ड की बहुत सारी रिएक्शन पढ़ोगे। ग्रिग्नार्ड की किसी भी रिएक्शन में वाटर आ जाए, एसिड आ जाए, बेस आ जाए, कहीं से भी H+ आ जाए, H+ की खुशबू चाहिए बस इसे, एसिड आ जाए, वाटर खुद चल के आ जाए, बेस आ जाए, बेस में भी H+ होता है, या कोई भी कंपाउंड जिसके पास एसिडिक H है, ग्रिग्नार्ड एक ही काम जानता है, एल्कीन बनाना। एल्कीन बनाना, ग्रिग्नार्ड एक ही काम जानता है, एल्केन बनाना। ठीक है बच्चा लोग, अब जरा ध्यान से सुनना। दो तरीके बता दी मैंने तुम्हें, बिना H+ दिए चेन को बढ़ा के बना सकते हैं, यानी डबल ट्रिपल कर सकते हैं। तो अगर H+ नहीं दोगे तो वो अपने ही मॉलिक्यूल पे दोबारा से हमला कर रहा है। H+ देके चेन की लेंथ को बढ़ाए बिना बना सकते हैं। यहां पे कार्बन चेन बदलेगी नहीं, कार्बन चेन बदलेगी नहीं, जबकि यहां इस वाले मेथड में कार्बन चेन की लेंथ, कार्बन चेन की लेंथ बढ़ जाती है। तो इन दोनों मेथड में कार्बन चेन की लेंथ बढ़ेगी, इस मेथड में कार्बन चेन की लेंथ फिक्स रहेगी। ये हो गए एल्केन बनाने के जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिनमें तुम्हें इन सब में इंपॉर्टेंट बातें समझनी थी। रेड फास्फोरस HI बहुत कॉमन रिएजेंट है, जो मतलब डायरेक्ट याद रखने वाला है कि बिना कार्बन चेन को बदले जितने कार्बन का फंक्शनल ग्रुप के साथ चेन है उतने कार्बन का एल्केन बना दो। और क्लेमेंसन वॉल्फ किर्शनर रिडक्शन तो हम एल्डिहाइड कीटोन में सीखेंगे, तो अभी नहीं सीखेंगे, लेकिन रिएक्शन लिखवा दी कि अगर तुमने पहले से कभी सुन रखी हो, पढ़ रखी हो तो समझ पाओ। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी बच्चों में एक साथ ही डिस्कस करने जा रहा हूं, इसलिए मैंने इसको अलग से नहीं ले रहा हूं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में नॉर्मली अगर हम बात करें, एल्केन जहां पे कार्बन sp3 है, एल्कीन, एल्काइन, अगर इन तीनों की बात की जाए तो जैसे जैसे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp की तरफ जाता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो एल्कीन से, दोनों एल्कीन कैसे हो गए, ये तो एल्केन था ना भाई, एल्केन से एल्काइन की तरफ अगर तुम जाओगे, अगर तुम बच्चों एल्केन से एल्काइन की तरफ जाओगे तो पोलैरिटी बढ़ेगी। पोलैरिटी बढ़ने का मतलब डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, और डाइपोल मोमेंट यदि आया तो क्या होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा जी, वोलेटिलिटी घटेगी जी, क्योंकि अब मॉलिक्यूल को दूर कर पाना अलग मुश्किल हो जाएगा। सॉलिड से या गैशियस से जी हम लिक्विड बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और लिक्विड से सॉलिड बनने की टेंडेंसी ज्यादा होती जाएगी। दूसरी बात, वैन डर वाल्स फोर्स क्योंकि सरफेस एरिया पे डिफाइन होते हैं,
तो जैसे जैसे कार्बन चेन की लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक है बात, कि कार्बन चेन की लेंथ बढ़ेगी तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और अगर कार्बन चेन में सेम लेंथ में ब्रांचिंग बढ़ेगी, ब्रांचिंग बढ़ेगी, तो ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये दोनों बातें पूरी तरह से जनरल हैं। जनरल बातों का मतलब सारे फंक्शनल ग्रुप पे तुम ये बात अप्लाई कर सकते हो, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप पे बच्चे ये बात अप्लाई हो सकती है कि कार्बन चेन की अगर लेंथ बढ़ी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ब्रांचिंग उसको गोलाकार देगी, स्फेरिकल बना देगी, और स्फेरिकल चीजों का सरफेस एरिया कम होता है, स्फेरिकल चीजों का सरफेस एरिया कम होता है। अब देखो एल्केन्स की अगर बात करें, एल्केन्स आर नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन, यही नॉन पोलर है और इसीलिए नॉन पोलर ऑयल या वाटर में सॉल्युबल ज्यादा होते हैं, पोलर वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। तो जैसे जैसे पोलर बढ़ेगा ऑयल की सॉल्युबिलिटी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी कम होगी, और जैसे जैसे पोलर बनेगा वैसे वैसे ऑयल की सॉल्युबिलिटी कम होगी और वाटर की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो एल्केन्स अच्छे खासे नॉन पोलर है, आसानी से यहां पे चार्ज आएगा नहीं, तो इनकी ज्यादातर रिएक्शन फ्री रेडिकल है, ज्यादातर रिएक्शन रैंडम चलेंगी। तो इसीलिए बच्चों एल्केन की बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं पढ़ी जाती है क्योंकि ज्यादातर रिएक्शन में रैंडमाइजेशन है। फ्री रेडिकल मतलब कोई डायरेक्शन ही नहीं, अंधे लोग हैं, चार्ज के पास डायरेक्शन है, गोल है कि भाई पॉजिटिव को सुंदर नेगेटिव के पास ही जाना है, नेगेटिव को खड़ूस पॉजिटिव के पास ही जाना है, गोल है उनके पास। फ्री रेडिकल क्या है? न्यूट्रल, जो मिला उसके साथ चलते चले गए। तो रैंडम रिएक्शन है, ज्यादा रिएक्शन नहीं पढ़ी जाती है। फिर भी अगर ये मेरे पास एल्केन है, ठीक है, सबसे कॉमन जो इनकी रिएक्शन पढ़ी जाती है वो होता है इनका फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन जिससे मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, मतलब एक एक करके जितने हाइड्रोजन है सबको हटा के प्रोडक्ट बनाना पॉसिबल है। इसमें रिएक्टिविटी, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैलोजन है, तो फ्लोरीन से आयोडीन रिएक्टिविटी घटती है, फ्लोरीन से आयोडीन रिएक्टिविटी घटती है और सेलेक्टिविटी भी उसी अकॉर्डिंग आती है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं इससे, या तो ऐसे बनते हैं कि इस पर्टिकुलर एल्केन से कितने मोनोहेलोजिनेटेड डेरिवेटिव बनेंगे, आइसोमर के क्वेश्चन। मोनोहेलोजन मतलब कितनी बार तुम हाइड्रोजन को हटा के अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हो जिनमें सिंगल हेलोजन सिंगल हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो ये होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्या होता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। दूसरी रिएक्शन है, अगर मेरे पास एनहाइड्रस, ये बहुत काम की रिएक्शन है, एनहाइड्रस AlCl3 है और एक बड़ा एल्केन है, यहां पे एल्केन के नंबर ऑफ कार्बन 5 या उससे ज्यादा होने चाहिए, कम से कम 5 से तो ज्यादा हो, 5 या उससे ज्यादा हो, तो हमें स्ट्रेट चेन ब्रांच्ड चेन में कन्वर्ट होते हुए दिखती है। स्ट्रेट चेन अपना ब्रांच्ड चेन बना लेता है जिसको हम बोलते हैं आइसोमराइजेशन। जिसको क्या बोला जाता है? आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन का मतलब एक स्ट्रेट चेन अपने ही नंबर ऑफ कार्बन फिक्स है, जैसे हेक्सेन लिया तो वो 2 मिथाइल पेंटेन में बदल गया, हेप्टेन लिया तो 3 मिथाइल हेक्सेन में बदल गया। तो अब वो रैंडम है, सब कुछ रैंडम है, हो सकता है 6 वाला 4 कार्बन की चेन पैरेंट चेन में बदल जाए, 7 वाला 4 में बदल जाए, 3 में बदल जाए, 5 में बदल जाए, 6 में बदल जाए, कोई सरपैर नहीं, कुछ भी बन सकता है। बस इतना फिक्स है कि आइसोमर बनेगा, इतना फिक्स है कि आइसोमर बनेगा। इसी के अपोजिट अगर 6 या उससे ज्यादा कार्बन, कम से कम 6 हो यहां पे, और हमने क्रोमियम या मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड ले लिया, क्रोमियम या मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड ले लिया, तो वो उसको बेंजीन और उसके डेरिवेटिव में बदल देता है। 6 कार्बन का तो बेंजीन, 7 कार्बन का तो टोलुईन, तो सीधे उसके डेरिवेटिव में बदलता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। इस रिएक्शन को कहा जाता है एरोमेटाइजेशन। ठीक है, क्या कहा जाता है? एरोमेटाइजेशन। और अगर बच्चों हमारे पास इनर्ट एटमॉस्फेयर में
क्लोज कंटेनर में इसको बहुत ज्यादा गर्म कर दें तो ये बड़ी चेन छोटी चेन हाइड्रोकार्बन में टूट जाती है। छोटी चेन हाइड्रोकार्बन में टूट जाती है, स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन में टूट जाती है। इसको बोलते हैं पायरोलाइसिस, हीट की मदद से ब्रेक करना या फिर क्रैकिंग। पायरोलाइसिस या फिर क्रैकिंग। तो इसका यूज क्या होता है, जो पेट्रोल होते हैं, जो हमारे पास फ्यूल होते हैं, अगर उसमें बहुत बड़ी चेन है ना तो वो अच्छे से जल नहीं पाता है। बड़ी चेन का हाइड्रोकार्बन उतने अच्छे से कंबशन नहीं करता है। तो अगर छोटी चेन में टूट लें तो वो बेटर फ्यूल बन जाता है। छोटी चेन में तोड़ने से वो बेटर जल पाएगा, प्रॉपर जल पाएगा, पॉल्यूशन कम करेगा। तो क्रैकिंग की जाती है फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। क्रैकिंग की जाती है फ्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए। और इसी से आखिरी बात आती है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर जलाओगे तो वो फ्यूल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट एनर्जी में टूट जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट एनर्जी में टूट जाएगा। तो ये है एल्केन की मेन रिएक्शन जो हमें याद रखनी है या जो जगह जगह यूज हो सकती है। इनमें भी अगर मैं बताऊं, ये वाली रिएक्शन जैसे मान लो रिएक्शन दी, जिस टाइप का एल्काइल हैलाइड रिक्वायर है उसको लेके आगे बढ़ सकते हो। एरोमेटाइजेशन, ये दो रिएक्शन है जो तुम्हें रिएक्शंस क्वेश्चन में यूज होते हुए दिखेंगी, क्वेश्चन में यूज होते हुए दिखेंगी। यहीं पे अगर मैं तुम्हें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के बारे में समझाऊं, मैकेनिज्म ज्यादा काम की कभी नहीं होती नीट वाले बच्चों के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया हो क्योंकि इन पे बेस कहीं कहीं से क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। फ्री रेडिकल हमेशा 3 स्टेप में होता है। इनिशिएशन, ठीक है, प्रोपोगेशन एंड द थर्ड वन इज टर्मिनेशन। इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। देखो ऐसा नहीं कि मतलब बारी बारी से होगा, ऐसा नहीं कि पहले सारे इनिशिएशन हो जाएंगे फिर प्रोपोगेशन होगा और एंड में टर्मिनेशन होगा, नहीं, सारे स्टेप साथ हो रहे हैं, सब कुछ एक साथ हो रहा है, पूरी तरह से रैंडम है, कुछ भी हो रहा है, मतलब अजीब इन्होंने काम कर रखा है, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। बस ये होता है कि हमने उन स्टेप को नाम दे दिया ताकि समझ सके। इनिशिएशन का मतलब जब एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल टूट के फ्री रेडिकल बना के दे दे। तो इस पे क्वेश्चन, मैकेनिज्म का क्वेश्चन ऐसा आता है कि इनमें से कौन से स्टेप को इनिशिएशन बोल सकते हैं, कौन से स्टेप को प्रोपोगेशन बोल सकते हैं, कौन से स्टेप को टर्मिनेशन बोल सकते हैं। तो इसके लिए तुम्हें बस देखना है कि पहचानना आना चाहिए। इनिशिएशन का मतलब जो रिएक्शन को स्टार्ट करे, और स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? फ्री रेडिकल। स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? फ्री रेडिकल। तो वो सारे स्टेप जो फ्री रेडिकल का अमाउंट बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? फ्री रेडिकल बना के। जो भी फ्री रेडिकल बना के अमाउंट बढ़ा दे, यानी इधर फ्री रेडिकल नहीं होगा इधर होगा, उन सारे स्टेप को इनिशिएशन बोलते हैं। इसका अपोजिट, अगर कोई स्टेप फ्री रेडिकल को खत्म करके न्यूट्रल सिंपल मॉलिक्यूल बनाने लगे, फाइनल प्रोडक्ट बनाने लगे, तो धीरे धीरे रिएक्शन में से फ्री रेडिकल कम होता जाएगा, रिएक्शन रुकने लगेगी, थमने लगेगी, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेशन। प्रोपोगेशन मतलब जो रिएक्शन को चालू करे, चालू रखे। तो एक फ्री रेडिकल ने हमला किया, उसने प्रोडक्ट बनाया और उसकी जगह दूसरा फ्री रेडिकल बना दिया। तो इसने क्या किया? एक फ्री रेडिकल घटाया तो दूसरा फ्री रेडिकल बढ़ा दिया। तो अगर एक फ्री रेडिकल घटा के दूसरा फ्री रेडिकल बढ़ा दे रहा है तो ऐसे स्टेप को बोलते हैं प्रोपोगेशन। अगर फ्री रेडिकल ओवरऑल घट रहे, टर्मिनेशन। फ्री रेडिकल ओवरऑल बढ़ रहे, इनिशिएशन। और फ्री रेडिकल जितना घटा उतना बन गया तो प्रोपोगेशन। तो हम किसी भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे समझो, नीट का ही क्वेश्चन ले लेता हूं। एक ऐसा मॉलिक्यूल है, इसका मोनोक्लोरिनेशन कराया। क्या कराया? मोनोक्लोरिनेशन कराया। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, कितने प्रोडक्ट बनेंगे विदाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो अपने आप देख लेना कहां पे ज्योमेट्रिकल, कहां पे ऑप्टिकल काम करेगी।
तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे विदाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे पहचाने जाते हैं। सिमेट्रिक सा दिखा है, ये दोनों पोजीशन के हाइड्रोजन एक जैसे, इनको नाम दे दिया स्टार। यहां लगाओ प्रोडक्ट एक ही क्लोरीन लगाना है। ये चारों पोजीशन आइडेंटिकल, एक प्रोडक्ट। ये चारों पोजीशन एक जैसी, आइडेंटिकल, एक ही प्रोडक्ट। और अंत में ये प्लस मत नहीं लगाते हैं, प्लस से इंसान गड़बड़ा जाएगा। ट्रायंगल बना सकते हैं ना, ट्रायंगल पे तो हमारे पास ये दोनों पोजीशन एक जैसी। तो जब भी हमें ऐसा निकालना हो कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे, तो सिंपल सा बस इतने देख लो कितने टाइप के हाइड्रोजन है। यहां लगा के एक प्रोडक्ट, यहां लगा के दूसरा, यहां लगा के तीसरा, वहां लगा के चौथा। टोटल हमारे पास 4 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बन सकते हैं, जिनमें स्ट्रक्चर के बाद ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन ढूंढी जा सकती। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, लेकिन 4 स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं अलग अलग। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें दिखेंगे। अब बच्चों आते हैं एल्कीन पे। एल्कीन क्या है ना, ये सबसे बड़ा सेक्शन है। एल्कीन सबसे बड़ा सेक्शन है, यहीं से एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन शुरू होती है। तो क्या बनाना है हमको बनाना है एल्कीन। एल्कीन बनाना है, देखो कैसे। सबसे पहले क्या पढ़ा था, एल्कीन। एल्कीन की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। क्या एल्कीन की प्रॉपर्टी से एल्कीन बना? नहीं। दूसरा क्या पढ़ा, एल्काइल हैलाइड। उससे पहले देखो एक और है ना, देखो इसी लिखा, सीक्वेंस फॉलो करो। एल्काइन, एल्काइन के बाद क्या पढ़ते हैं, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में क्या पढ़ते हैं, ग्रिग्नार्ड, उससे बनता नहीं। उसके बाद क्या पढ़ते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल उसके बाद क्या पढ़ते हैं, एल्कोहल के बाद एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन का एक मेथड है, लेकिन वो सिलेबस में नहीं, तो हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, उनके डेरिवेटिव। उससे भी वही मेथड है जो एल्डिहाइड कीटोन से है, नहीं पढ़ना है। अमाइन और डाइजोनियम से नहीं पढ़ना। तो ये 3 हमारे मेन है, एल्कीन बनाने के ये 3 मेथड मेन है। तो इन तीनों मेथड को समझ लेते हैं, इन तीनों मेथड को समझते हैं। ये अभी हमने देखा, पहला ये है कि हम पैलेडियम के साथ कोई पॉइजन ले लें और साथ में हाइड्रोजन ले लें, तो वो सिन एडिशन करके अगर ज्योमेट्रिकल एक्टिविटी पॉसिबल है तो हमेशा क्या बनाएगा, सिस एल्कीन। इससे एक और तरीका है कि अगर हम सोडियम या लिथियम जैसे मेटल के साथ लिक्विड अमोनिया ले लें, तो आई थिंक अगर तुमने एस ब्लॉक पढ़ा होगा तो शायद ये सुना होगा, सॉलिबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया में अगर एल्कली मेटल आता है तो उसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है जो उसको रिड्यूसिंग बनाता है। तो ये भी रिड्यूसिंग नेचर का है, और इसकी खास बात है कि ये एंटी एडिशन करता है, यानी इससे जो एल्कीन बनेगी, दोनों के दोनों देखो एल्कीन पे रोकते हैं, एल्कीन से आगे नहीं जाएंगे, दोनों के दोनों एल्कीन पे रोकते हैं। इससे जो एल्कीन बनेगी वो ट्रांस बनेगी, इससे जो एल्कीन बनेगी वो सिस बनेगी। अभी मैं तुम्हें एग्जांपल से दिखा दूंगा। एल्काइल हैलाइड से कोई अच्छा बेस ले लो, ये तुम एल्काइल हैलाइड चैप्टर में पढ़ोगे, तो E1 या E2 मैकेनिज्म होगी। एल्काइल फ्लोराइड है तो E1CB मैकेनिज्म होगी। बेस जैसे अल्कोहलिक KOH और सोडामाइड, ऐसे बेस ले सकते हो। अल्कोहलिक KOH, सोडामाइड। सोडामाइड क्या होता है, NaNH2। सोडामाइड ज्यादा तगड़ा बेस है, ज्यादा अच्छे से काम करता है। सोडामाइड ज्यादा तगड़ा बेस है, ज्यादा अच्छे से काम करेगा। अल्कोहल के लिए यही एलिमिनेशन डिहाइड्रेशन कहलाता है। डिहाइड्रेशन यहां पे यूजुअली हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और इन दोनों केस में 3 डिग्री या मैक्सिमम 2 डिग्री प्रेफर किए जाते हैं। अगर 1 डिग्री है तो वहां पे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं रादर देन एलिमिनेटेड। तो ये सारी बातें आएंगी आगे। अभी देखो मैं चार्ट में लिख रहा हूं कि अगर तुमने आगे वाले चैप्टर पढ़ रखे हैं तो बातें समझ में आ जाएंगी। आगे वाले चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़े, चिंता का विषय है। बट अगर बिल्कुल नहीं पढ़े तो जब आगे वाले चैप्टर पढ़ोगे तो दोबारा से ये चार्ट ऐसी चीज है जो तुम रिवाइज करोगे। तुम ये सारी बातें कभी नहीं रिवाइज करोगे, ये बातें नहीं रिवाइज की जाती है ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में रिवाइज की जाती है ये सारी बातें, क्योंकि इनको देख के तुम्हें सब याद आना चाहिए। इनको देख के तुम्हें सारी की सारी बात याद आ जानी चाहिए। तो ये हुआ हमारा
ये हुआ हमारा एल्कीन बनाने का रिएक्शन चार्ट। एल्कीन बनाने का रिएक्शन चार्ट, यहां पे टेम्परेचर ज्यादा प्रेफर किया जाएगा, 3 डिग्री 2 डिग्री हैलाइड और अल्कोहल ज्यादा बेटर है। कार्बोकेटायन बनता है दोनों केस में, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, वो सारी बातें इन्हीं चैप्टर्स में आएंगी जब हम इन मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। एल्कीन बनाने के मेथड में पहला मेथड बस अभी हमारे काम का है, अभी हमारे काम का सिर्फ पहला मेथड है, तो उसका एग्जांपल देखो। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसकी रिएक्शन बच्चों कराई मैंने पैलेडियम कार्बन और हाइड्रोजन से, और इसकी रिएक्शन कराई सोडियम और लिक्विड अमोनिया से, ठीक है। दोनों के दोनों रिडक्शन करेंगे, दोनों एल्कीन बनाएंगे, जब H लगेगा तो ज्योमेट्रिकली एक्टिव। तो यहां पे देखो क्या होने वाला है, मेटल वाले केस में, मेटल पॉइजन वाले केस में दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन से आएंगे, तो या तो दोनों हाइड्रोजन नीचे रहेंगे या दोनों हाइड्रोजन ऊपर रहेंगे, तो ये बना सिस। जबकि मेटल और अमोनिया वाले केस में, मेटल और अमोनिया अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, मेटल और अमोनिया वाले केस में दोनों हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे। अगर एल्कीन ज्योमेट्रिकल एक्टिविटी है तो ये सेम डायरेक्शन होना या अपोजिट डायरेक्शन होना मैटर करता है। बट मान लो यहां पे ज्योमेट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती तो कैसे भी बनाओ उससे फर्क नहीं पड़ेगा, चल जाएगा काम। तो कभी कभी ये बात मैटर कर जाती है, वो भी तब जब बनने वाली एल्कीन ज्योमेट्रिकली एक्टिव। तो जब भी तुम एल्कीन बनाओगे इस बात पे ध्यान दोगे कि कहीं इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आती तो नहीं है। अगर आती है तो सिस और ट्रांस दोनों बन सकते हैं या सिर्फ कोई एक बनेगा। एल्कीन की प्रिपरेशन में हमेशा एल्कीन बनाने के बाद ये हमेशा सोचा जाता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगी या नहीं आएगी, यस या नो। अगर आएगी तो सिस बनेगा, ट्रांस बनेगा या दोनों बनेंगे। इन दोनों बातों का ध्यान रखना, ठीक है बात। चलो अब आते हैं आगे, अब समझते हैं एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी को समझने से पहले मैं तुम्हें एक बार फिर से रिवाइज कराना चाहूंगा, तुम्हारा ध्यान वापस से खींचना चाहूंगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है क्या ना, ये हमने पढ़ा है, बट वही बात है, कितना भी समझा लो रिवाइज करते नहीं, बैठ जाते हैं आके कि सर बस पढ़ लेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जिसको हमें समझेंगे, जिसको हम पढ़ेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे। दोनों में काम करती है एल्कीन एल्काइन में। पाई क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सिमेट्रिक है, न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफाइल खुद नहीं आ सकता है, पहले इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो हमला करेगा। तो या तो इलेक्ट्रोफाइल लेफ्ट साइड कार्बन पे जुड़ेगा तो राइट को पॉजिटिव बना देगा, या इलेक्ट्रोफाइल राइट साइड कार्बन पे जुड़ेगा तो लेफ्ट को पॉजिटिव बना देगा। कार्बोकेटायन बना तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, और दोनों कार्बोकेटायन में से जो भी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। इसी को बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल भी यही कहने का दूसरा नाम है। या तो ऐसे सोच लो मार्कोनिकॉफ रूल से, अदरवाइज क्या कह सकते हो कि जिस कार्बन के पास खुद के हाइड्रोजन कम है वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, बट कार्बोकेटायन से देखना ज्यादा बेटर है। अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा तो दो प्रोडक्ट बन जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एल्कीन की लगभग सारी रिएक्शन इसी मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं, लगभग सारी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है बच्चों एल्कीन। क्या है? एल्कीन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। यहां से शुरू करता हूं। क्या प्रॉपर्टीज को ऐसे सोचो जिस ऑर्डर में पढ़ा वैसे ही सोच लो। क्या इससे ये बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं, एल्काइन बना सकते हैं? क्या इससे एल्काइल हैलाइड, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, अल्कोहल, कीटोन, क्या क्या कैसे कैसे बना सकते हैं? वैसे हाइड्रोजन को ऐड कराएंगे मेटल की प्रेजेंस में, पैलेडियम। देखो एक ही रिएक्शन तीसरी बार आ गई। अगर पॉइजन लोगे तो कुछ नहीं होगा, पॉइजन एल्कीन पे ही रुक जाता है, एल्कीन को आगे नहीं ले जाता है।
लेकिन अगर पॉइजन हटा दोगे तो सिन एडिशन से एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्केन। इस पे अगर हम X2 और नॉन पोलर मीडियम ले लें, X2CCl4 CH2, तो दो हेलोजन हैं, दोनों हेलोजन आके लग जाएंगे। यहां पे एंटी एडिशन है, लेकिन उस पर नीट में क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, वरना यहां पे एंटी एडिशन होता है हमेशा। X2 के साथ वाटर लेते हैं, ब्रोमीन वाटर। तो ये बेसिकली क्या करता है, जब X2 के साथ वाटर लेते हैं तो यहां पे देखो इलेक्ट्रोफाइल भी एक्स था, न्यूक्लियोफाइल भी एक्स था। यहां पे न्यूक्लियोफाइल एक्स के साथ एक और है पंगा देने के लिए, OH माइनस। तो ये बेसिकली HOX हाइपोहेलस एसिड बना लेता है। हेलोजन वाटर के अंदर जाके डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं। रिएक्शन पी ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ी जाती है, कहीं कहीं की रिएक्शन कहीं कहीं पे आती है, बिल्कुल आती है। हाइपोहेलस एसिड में OH माइनस है, X प्लस है। तो मार्कोनी-काफ रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन है? X प्लस। तो एक पे आके लगेगा X, दूसरे पे आके लगेगा OH। एक पे आके लगेगा X, दूसरे पे आके लगेगा OH। पहले कौन लगेगा? पहले लगेगा इलेक्ट्रोफाइल, बाद में कौन लगेगा? बाद में लगेगा न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पे बहुत अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रोफाइल लगाने के बाद कार्बोकेटायन बना लेना। जो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल वो मेजर प्रोडक्ट, जो कम स्टेबल वो माइनर। ये सारी यहां से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सब की सब। सिंपली एसिडिक मीडियम में वाटर को ऐड करा दें। फिर से वही बात, वाटर को ऐड कराने में इलेक्ट्रोफाइल H आके लग जाएगा और दूसरी तरफ न्यूक्लियोफाइल OH आके लग जाएगा। एक ये वाला बनेगा, एक दूसरा प्रोडक्ट बनेगा जहां पे HOH की पोजीशन अलग हो, HOH की पोजीशन अलग हो। यहां पे दोनों सेम है, कोई भी कहीं लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पे अलग अलग जैसे ग्रुप है वहीं पे फर्क पड़ेगा, वहीं पे फर्क पड़ेगा। ठीक है बात? इसके अलावा अगर मैं यहां पे इधर आऊं, अब थोड़ा सा और बड़ी लाइन बना लेते हैं। ये रिएक्शन एक ही जैसी। अगर मैं ओजोनोलाइसिस कर दूं, ओजोन जिंक वाटर के साथ या फिर डाइमिथाइल सल्फाइड के साथ, डाइमिथाइल सल्फाइड के साथ, इनमें से किसी के साथ अगर मैं ओजोनोलाइसिस कर दूं तो बड़े आराम से, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, क्या हो गया इसको? हाँ, जैसे डबल बॉन्ड दिख रहा है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो, इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो। बोर्ड की सेंसिटिविटी कभी कभी ना अच्छे खासे एनिमेशन को खराब कर देती है। और दोनों तरफ लगा दो प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये रिएक्शन कहलाती है ओजोनोलाइसिस, जहां पे कीटोन या फिर एल्डिहाइड बन सकता है। ध्यान से समझना, कीटोन या फिर एल्डिहाइड। अगर यहां पे ओजोन और CCl4 आया, ओजोन और क्या आया? CCl4, लेकिन सेकेंड स्टेप में तुमने जिंक वाटर की जगह H2O2 ले लिया। सेकेंड स्टेप में तुमने जिंक वाटर की जगह H2O2 ले लिया, ये बदल दिया। तो यहां भी क्या होगा? तुम वैसे ही ब्रेक करोगे। सब में पहला काम यही करना है, सब में ऐसे ही ब्रेक करोगे। लेकिन अगर कोई एल्डिहाइड बना, कीटोन तो बनेगा, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है, लेकिन अगर कोई एल्डिहाइड बना तो उसको चुपचाप पतली गली से बदल दोगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। जी, किस में बदल दोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल दोगे। आगे देखो, अगर तुमने यहां पे देखो, मैं लिख रहा हूं यहां पे K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, K2Cr2O7 या H प्लस एसिडिक मीडियम में लिया। एसिडिक मीडियम में चाहे हॉट लो चाहे कोल्ड लो फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर तुमने एसिडिक मीडियम में KMnO4 लिया। एसिडिक मीडियम में ये दोनों पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, चाहे हॉट लो या कोल्ड लो फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर तुमने बेसिक मीडियम में KMnO4 ले लिया,
बेसिक मीडियम में KMnO4 ले लिया, तो इस वाला काम जो अभी हम सीखने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हॉट में ही हो पाएगा। गर्मा गर्म उबलता हुआ लोगे तभी होगा काम। सिर्फ और सिर्फ हॉट में हो पाएगा, कोल्ड में नहीं हो पाएगा। काम क्या होगा? काम तो वही होगा, कीटोन एल्डिहाइड। क्या बनेगा? कीटोन एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड है तो उस एल्डिहाइड को किस में बदल दोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्डिहाइड को किस में बदल दोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसमें भी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड पहला वाला फॉर्मिक एसिड है तो उसका और ऑक्सीडेशन होगा, CO2 में बदल जाएगा, और ऑक्सीडेशन होके CO2 में बदल जाएगा। तो इस बात को हमें समझना है। इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। और इन सारी रिएक्शंस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। तो सिमिलर सा काम हुआ है। देखो ऐसे समझोगे तो आसानी से याद रहेगा। ऐसे समझो कि पहले बना कीटोन एल्डिहाइड। क्या बना? कीटोन एल्डिहाइड। अगले स्टेप में थोड़ा सा ऑक्सीडेशन होके वो चला गया कार्बोक्सिलिक में। कीटोन में पढ़ोगे कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता। अगले स्टेप में थोड़ा सा आगे चला गया कार्बोक्सिलिक में। अगले स्टेप में कार्बोक्सिलिक में पहला वाला था वो और आगे चला गया CO2 में। तो यहां से यहां तक आ रहे हो तो तुम ऑक्सीडेशन के सीक्वेंस में आगे जा रहे हो। ऑक्सीडेशन के सीक्वेंस में आगे जा रहे हो। इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेटिव या ऑक्सीडेशन या ओजोनोलाइसिस। और आखिरी बात अगर मैं तुम्हें यहां से समझाऊं, जगह कम पड़ जाती है अल्कीन में। अगर तुमने लिया KMnO4 बेसिक मीडियम में लेकिन ठंडा 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 एकदम चिल्ड, इसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। इसको क्या बोलते हैं? बेयर्स का रिएजेंट। ये बदलेगा विसिनल डाइऑल में। ये बदलेगा विसिनल डाइऑल में। जरा डिफरेंस देखो इन दोनों में। एक ही रिएजेंट लेकिन ठंडा गर्म होके अलग अलग काम कर रहा है। ठंडा या गर्म होके अलग अलग काम कर रहा है। ये सारी रिएक्शंस है तुम्हारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें अभी और भी है लेकिन वो मैं तुम्हें अभी पढ़ाऊंगा तो डर जाओगे, इसलिए मैं वो तुम्हें अल्कोहल में पढ़ाऊंगा। ये सारी है ईयर, ये सारा है ऑक्सीडेशन, ये सारा है ऑक्सीडेशन, ये अलग है, ये अलग है। तो एल्कीन की रिएक्शन को तुम बच्चों 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। फ्री रेडिकल एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ऑक्सीडेशन एंड विसिनल डाइऑल बनना। विसिनल डाइऑल बनना। देखो इतनी कहानी है एल्कीन के बारे में जो याद रखनी है। यही कहानी है जो सबको सुनानी है। चलो पहले ये एग्जांपल लेके मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो अगर मैं यहां पे कराऊं ओजोन CCl4 रिएजेंट मैटर कर जाते हैं और साथ में ले लो जिंक और वाटर। सबसे सिंपलेस्ट ऑक्सीडेशन, इसको कह सकते हो सबसे सिंपलेस्ट ऑक्सीडेशन। कुछ नहीं करना है, यहां से डबल बॉन्ड टूटेगा। 10 डबल बॉन्ड है, 10 टूटेंगे। जितने डबल बॉन्ड है सब टूटेंगे। CH3C CH3 और इधर आ गया CH2। डबल बॉन्ड O इधर, डबल बॉन्ड O इधर। ये बन गया एसीटोन और इसको तुम दिखा सकते हो फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। अगर इस पे भी कार्बन लगे तो ये भी कीटोन बनता है। इधर हाइड्रोजन लगा होता है तो एल्डिहाइड। तो वो डिपेंड करता है कौन सा ग्रुप लगा है डबल बॉन्ड पर, उसके अकॉर्डिंग कीटोन एल्डिहाइड। इसी की रिएक्शन अगर तुम लोग कराते हो ओजोन CCl4 और H2O2 ले लेते हो। सेकेंड स्टेप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2। ये खेल बदल रहा है, ये खेल बदल रहा है H2O2। तो ये क्या करेगा? पहले तो यही बनाएगा, इस पे रुकेगा नहीं, एल्डिहाइड को रोकेगा नहीं। तो ये एल्डिहाइड को जो फॉर्मल्डिहाइड बनाए उसको बदल देगा फॉर्मिक एसिड में। उसको बदल देगा फॉर्मिक एसिड में। किसमें बदल दिया? फॉर्मिक एसिड में। और अगर तुम जो रिएजेंट लिखवाए थे, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, एसिडिक मीडियम का K2Cr2O7, वो भी पहले ये बनाएगा, ये दिखेगा तो इसको आगे भेज देगा। एक कार्बन का, अगर कार्बोक्सिलिक कोई और होता तो ऑक्सीडाइज नहीं होता है। एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक है, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक है तो उसको आगे भी भेज देगा
तो कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, बट जब तक कार्बन पे हाइड्रोजन लगाए, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन पे जब तक हाइड्रोजन लगाए तब तक उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो फॉर्मिक एसिड को बदल देगा CO2 और H2O में, फॉर्मिक एसिड को बदल देगा CO2 और H2O में। तो पहले लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, ऐसे याद रखो। पहला लेवल एल्डिहाइड पे रुक जाएगा, दूसरा लेवल एल्डिहाइड को एक बार ऑक्सीडाइज कर सकता है एसिड में, तीसरा लेवल अगर एक कार्बन का एसिड है तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर सकता है, एक कार्बन का एसिड है तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर सकता है। इसी में बच्चों अगर तुमने ले लिया KMnO4, जैसे यहां पे लिया हॉट अल्किलाइन KMnO4, वो भी यही काम करेगा, हॉट अल्किलाइन KMnO4 भी यही काम करेगा। बट अगर तुमने KMnO4 लिया, अल्किलाइन लिया, लेकिन ठंडा लिया, ठंडा ठंडा, इसी को क्या कहा जाता है? बेयर्स रिएजेंट। क्या कहते हैं? बेयर्स रिएजेंट। तो ये तुम्हें बना के दे देगा CH3C CH3 CH2। अब डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा, बल्कि एक OH इस पे आके लग जाएगा, एक OH इस पे आके लग जाएगा। ये तुम्हें दे देगा विसिनल। विसिनल मतलब नेबरिंग, विसिनल मतलब अगल बगल वाले, नेबरिंग डाइऑल। क्या दे देगा? अगल बगल वाले डाइऑल, अगल बगल वाले डाइऑल। तो हमें ये पूरे चार्ट को समझना है, जो किसके लिए आता है? जो आता है एल्कीन के लिए। किसके लिए? एल्कीन के लिए। तो एल्कीन की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और रिएक्शन मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा एल्कीन की, सिंपल सी बात के लिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे जैसे मान लो मैं एडिशन कर रहा हूं किसका? वाटर का। तो मेजर माइनर कैसे पहचानोगे? देखो, डबल बॉन्ड ओपन हुआ, ठीक है, एक बार H यहां लगा, कार्बोकेटायन यहां, H यहां लगा तो कार्बोकेटायन यहां। इस कार्बोकेटायन के पास देखेंगे तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, इस कार्बोकेटायन के पास देखेंगे तो 1 अल्फा हाइड्रोजन। नहीं, कितने हैं? 3 इधर 3 उधर, 6 अल्फा हाइड्रोजन। जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी आती है हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। यहां पे आके लग गया OH, तो ये वाला मेजर होगा, ये वाला माइनर होगा, ये वाला माइनर होगा। क्लियर बात? तो ये हो गई हमारी एल्कीन की सारी रिएक्शन। इसी में तुम चाहो तो एक और रिएक्शन भी जोड़ सकते हो। अगर मैं HX लेता हूं तो जैसे H2O में OH का एडिशन हुआ था, HX में H और X का एडिशन हो जाएगा, एक पे H एक पे X, एक दूसरा प्रोडक्ट। HX लेता हूं तो HX में H और X का एडिशन हो जाएगा। अगर मैंने HBr के साथ सिर्फ और सिर्फ HBr ये काम करेगा, HCl HI नहीं करेंगे। HBr के साथ कोई पेरोक्साइड लिया तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो करेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन का मतलब जो प्रोडक्ट पहले तुम्हें मेजर लग रहा था वो माइनर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मार्कोनिकॉफ एडिशन मतलब ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन का प्रोडक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन मतलब कम स्टेबल कार्बोकेटायन का प्रोडक्ट बना देना है, कम स्टेबल कार्बोकेटायन का प्रोडक्ट बना देना है। तो ये कहानी हुई एल्कीन के बारे में, ये कहानी हुई एल्कीन के बारे में। देखो, एक एल्कीन है Br2 वाटर, या एक एल्कीन एसिडिफाइड KMnO4। Br2 वाटर होता है रेडिश ब्राउन, KMnO4H+ होता है पर्पल कलर का, होता है। क्या ये रिएक्शन करेगा? बिल्कुल करेगा। HOX याद रखना, हेलोजन वाटर याद है, HOX का एडिशन। तो अगर रिएक्शन करेगा तो इस रेडिश ब्राउन कलर को डिसअपियर कर देगा। ये रेडिश ब्राउन कलर क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, क्योंकि कलर तभी तक तो था जब तक ब्रोमीन था। ब्रोमीन वाटर का रेडिश ब्राउन कलर तभी तक तो था जब तक ब्रोमीन का था,
यानी इसी रिएक्शन में अगर देखते हो चार्ट में, तो ये जो X2 प्लस वाटर का एडिशन, अगर X2 ब्रोमीन है तो वो कलर्ड से कलरलेस हो जाएगा। KMnO4H प्लस पर्पल कलर से कलरलेस हो जाएगा। तो यहीं पे ऐसी ये दो रिएक्शन है कि वो जब रिएक्शन करेगा तो पर्पल कलर को भी गायब कर देगा और रेडिश ब्राउन कलर को भी गायब कर देगा। तो इसकी मदद से हम टेस्ट कर सकते हैं, एक कंपाउंड लिया, उसमें ये या ये मिलाया और अगर कलर गायब हो गया तो उस कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड डेफिनेटली प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। इसको बोलते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ऐसा नहीं कि सिर्फ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी ये टेस्ट दे देगा, ट्रिपल बॉन्ड भी ये टेस्ट दे देगा, ट्रिपल बॉन्ड भी ये टेस्ट दे देगा। समझ पाए? आई बात समझ? चलो, ये हो गई बात एल्कीन एल्कीन। अब पढ़ते हैं एल्काइन को। एल्काइन की जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना, वो थोड़े बहुत आगे वाले चैप्टर से। पहले एक बार आंखों को बंद करो और एक बार मन में रिवाइज करो कि हाँ, एल्कीन और एल्काइन की रिएक्शन चार्ट थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो फिर हम एल्काइन पे आगे बढ़ते हैं। तो एल्काइन क्या है बच्चों? ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, यानी अब हमें बनाना है ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन। जरा ध्यान देना, इसके मेथड थोड़े से स्पेसिफिक हैं और कम है, ज्यादा नहीं है, थोड़े से स्पेसिफिक और कम है। सबसे पहले कैल्शियम कार्बाइड, जिसमें ये इनऑर्गेनिक की रिएक्शन मानी जाती है और ये एसिटिलीन, सिर्फ और सिर्फ एसिटिलीन बनाने का लैब मेथड है। एसिटिलीन बनाने का लैब मेथड कि अगर इसमें पानी मिला दें, पानी मिला दे तो क्या करेगा? C माइनस H प्लस ले लेगा और ये तुम्हें देगा सिर्फ और सिर्फ एसिटिलीन। तो ये पर्टिकुलर एसिटिलीन बनाने का मेथड होता है। दूसरा मेथड क्या है? अगर तुम्हारे पास एक विसिनल हैलाइड है, ध्यान देना, इस पे भी थोड़ा ध्यान देना। एक ऐसा विसिनल या जेमिनल हैलाइड है, विसिनल भी चलेगा और जेमिनल भी चलेगा। विसिनल का मतलब अगल बगल की पोजीशन पे दो हेलोजन सेम लगे हैं, और जेमिनल का मतलब एक ही कार्बन पोजीशन पे दो सेम हेलोजन लगे हैं। तो डाई हैलाइड है, चाहे विसिनल हो चाहे जेमिनल हो। अगर तुम अल्कोहलिक KOH लेते हो, जैसे कि हमने पीछे समझा था एल्कीन बनाने में ट्रिपल बॉन्ड लाना, तो हो सकता है हमें बीच में डबल बॉन्ड पे आना ही पड़े। तो अगर तुम अल्कोहलिक KOH लेते हो दोनों केस में, तो एक हेलोजन निकल जाएगा और तुम्हें मिलेगा विनाइल हैलाइड। ये सब क्लासिफिकेशन हम अल्काइल हैलाइड में समझ भी लेंगे अगर कहोगे तो, वैसे आना चाहिए, आना चाहिए। विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड क्योंकि यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड रखता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है विनाइल हैलाइड के बारे में, जो आगे कई बार आएगी, कि विनाइल हैलाइड पार्शियल डबल बॉन्ड रखता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो विनाइल हैलाइड के हेलोजन को हटाना आसान नहीं है, विनाइल हैलाइड के हेलोजन को हटाना आसान नहीं है। तो या तो हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ता है, इसीलिए हमें यहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ता है। अगर अल्कोहलिक KOH लेंगे, ये कई बार क्वेश्चन बन सकते हैं, अल्कोहलिक KOH लेंगे तो रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी। इस रिएक्शन को अल्कोहलिक KOH आगे नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि वो वीक बेस है। वो कैसा बेस है? वीक बेस। सोडामाइड ले जाएगा आगे। तो एक और काम भी कर सकते हो कि इन्हीं दोनों से शुरुआत में ही सोडामाइड ले लो। सोडामाइड ज्यादा अच्छा बेस है तो वो शुरुआत में भी काम करेगा। लैब में हम पैसा बचाना चाहते हैं, अमीरी उतनी नहीं होती है लैब वालों के पास, तो पहले सस्ता रिएजेंट, जब सस्ता रिएजेंट ने दम तोड़ दिया कि अब हमसे काम नहीं होगा, तो महंगा रिएजेंट पे जाते हैं। तो तुम चाहो तो डायरेक्टली सोडामाइड से जा सकते हो, क्योंकि कॉपी में लिखने के पैसे थोड़ी लगते हैं, है ना? कॉपी में लिखने के तो पैसे लगते नहीं कि कौन सा रिएजेंट महंगा है कौन सा सस्ता है। लेकिन जब लैब में जाओ, हजारों का रिएजेंट लगा दो, पता चले रिएक्शन ही नहीं हुई, एग्जामिनर और जो तुम्हारा सुपरवाइजर होगा ना, ऐसा भगाएगा लैब से। तो यहां पे समझो कि अगर दो हेलोजन लगे, एक हेलोजन होता, एलिमिनेशन से एक डबल बॉन्ड आता, दो हेलोजन है, एलिमिनेशन दो बार करके दो डबल बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है। बट विनाइल पहुंचने के बाद मेहनत बढ़ जाएगी, पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से मेहनत बढ़ जाएगी। तो विनाइल पे पहुंचने के बाद हमें एक स्ट्रॉन्गर बेस चाहिए होगा, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा तगड़ा बेस चाहिए होगा, खली जैसा बेस चाहिए होगा। ठीक है भाई, चलो अगली रिएक्शन और काम की,
टर्मिनल एल्काइन एसिडिक होते हैं, तो एक टर्मिनल एल्काइन का अगर सॉल्ट बना ले गए, टर्मिनल एल्काइन का सॉल्ट बना ले गए और इसकी रिएक्शन करा दो एल्काइल हैलाइड से, ये बहुत काम की रिएक्शन है, ये बड़ी चेन बनाने में मदद कर देगी, ये बड़ी चेन बनाने में मदद कर देगी। क्या बनाने में मदद कर देगी? बड़ी चेन। तो ये कैसे बनाओगे? एक टर्मिनल एल्काइन मतलब जिसपे पहले से H है, साथ में इसकी रिएक्शन करा दो बेस से, इसकी रिएक्शन करा दो बेस से, तो एल्काइन का बेस H+ निकाल देगा, H+ निकाल देगा और रिएक्शन करा देगा, H+ निकाल देगा और रिएक्शन करा देगा। जैसे यहां पे देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं CH3 CH CH2 CHCl2, इसकी रिएक्शन अगर मैं सोडामाइड से कराऊं और सोडामाइड के X मोल है तो X कितना होगा? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अगर इसके साथ रिएक्शन, इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करने के लिए X मोल सोडामाइड लगे तो सोडामाइड के कितने मोल लगे? देखो, सोडामाइड का पहला मोल क्या करेगा? एक Cl निकाला, एक Cl निकाला, एक H निकाला, तो पहले मोल ने एक H एक Cl निकाला। अभी सोडामाइड और एलिमिनेशन का आ सकता है, सोडामाइड ने फिर से एक Cl एक H निकाला और बना दिया ट्रिपल बॉन्ड। बहुत सारे बच्चे यहीं पे रुक जाते हैं, बहुत सारे बच्चे यहीं पे रुक जाते हैं, आंसर कर देते हैं 2 और वो आंसर गलत हो जाता है। आंसर 2 कर देते हैं और वो आंसर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ये भूल जाते हैं कि जो टर्मिनल एल्काइन है वो एसिडिक है, जो टर्मिनल एल्काइन है वो एसिडिक है, और सोडामाइड जो तुमने मिलाया बेस, सॉल्यूशन के अंदर अगर एसिड बेस बन गए सबसे पहले वो भिड़ जाएंगे आपस में। तो जैसे ही एसिड बना ये अपना H+ दे देगा, सोडामाइड H+ लेके अमोनिया निकाल देगा। सोडामाइड में NH2- ही बेस होता है, NH2- बेस का काम करता है सोडामाइड में। तो ये H+ ले लेगा और ये बना लेगा सॉल्ट। क्या बन गया? सॉल्ट। आगे अल्काइल हैलाइड हो तो उस पर सब्स्टिट्यूशन करा सकते हो, आगे अल्काइल हैलाइड है तो सब्स्टिट्यूशन। तो सही आंसर क्या होगा कि पूरी रिएक्शन में सोडामाइड के 3 मोल का यूज होगा, सोडामाइड के 3 मोल का यूज होगा। पहला एलिमिनेशन, दूसरा एलिमिनेशन और तीसरा मोल यूज होगा एसिड बेस रिएक्शन का। कभी भी सॉल्यूशन के अंदर एसिड और बेस को अनरिएक्टेड नहीं छोड़ा जाता है, अनरिएक्टेड नहीं छोड़ा जाता है। अब बच्चों आती है अल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टी। बहुत सारी प्रॉपर्टी हमने समझ ली, पहले ही देख ली। देखो, ये ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड की भी रिएक्शन वही है जो डबल बॉन्ड की है, बस यहां पे 2 बार रिएक्शन होती है। एक हम समझ चुके हैं, अब इसको मैं दोबारा से नहीं लिखूंगा। हाइड्रोजन, पैलेडियम, प्लैटिनम, रैन निकल जैसे चीजें यूज करके क्या बनेगा? एल्केन। अगर इसी की जगह पॉइजन के साथ ले लिया, पैलेडियम को पॉइजन कर दिया और फिर हाइड्रोजन ले लिया, तो क्या बनेगा? एल्कीन। इसी में मेटल और अमोनिया ले लिया, लिक्विड अमोनिया, तो भी क्या बनेगा? एल्कीन। यहां पे सिस एल्कीन, यहां पे ट्रांस एल्कीन। तो एक का रिएक्शन या एक की प्रॉपर्टी दूसरे के लिए रिएक्शन या जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाता है। एल्कीन के लिए रिएक्शन प्रिपरेशन, एल्काइन के लिए प्रॉपर्टी। तो इसीलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं नंबर ऑफ रिएक्शंस कम हो जाती हैं, हमें कम बातें याद रखनी है, हमें कम बातें सीखनी है। हैलोजन लिया तो जैसे डबल बॉन्ड पे एडिशन होता है तो वैसे ही पहले यहां पे एडिशन हुआ, एक और बार हो सकता है, तो 2 एडिशन हो गए। HX लेते हो, पहले डबल बॉन्ड, एक और बार HX, एक और बार एडिशन। बस ध्यान रखना यहां पे जिस पे पहली बार हुआ उसी पर दूसरी बार, क्योंकि एक बार X लग गया तो ये कार्बोकेटायन बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो जाएगा, ये वाला कार्बोकेटायन बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो जाएगा। या अगर तुमने HX के साथ मर्क्यूरस आयन ले लिया, मर्क्यूरिक आयन Hg+2,
तो वो पॉइजन कर देगा, यहीं पे रोक देगा रिएक्शन को, विनाइल पे ही रोक देगा, आगे नहीं जाएगी रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। यानी ये रिएक्शन में काम कर रहा है पॉइजन का, ये रिएक्शन में काम कर रहा है पॉइजन का। ऐसे ही अगर तुमने HgSO4 पॉइजन, H2SO4 H+ और पानी तो प्रेजेंट रहता ही है, तो ये भी क्या करेगा, HOH पे रोक देगा, यहीं पे रोक देगा, लेकिन HOH डबल बॉन्ड पे OH इनॉल, इन प्लस ऑल इनॉल, और इनॉल हमेशा बदल जाता है अपने टॉटोमरिक कीटोन में। तो इनॉल बदल जाएगा बच्चों अपने टॉटोमरिक कीटोन में। 1 2 3 याद है, हाइड्रोजन जाएगा एक से तीसरे पे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा एक से दूसरे के बीच में। तो इनॉल अगर बनता है, इन पे ऑल बनता तो हमेशा उसको आगे ले जाओ, क्या करके, टॉटोमेराइज करके, क्या करके, टॉटोमेराइज करके। और अगर तुमने यहां पे ओजोनोलाइसिस कराई, कैसी भी ओजोनोलाइसिस कराओ, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, ज्यादा बॉन्ड्स हैं, कैसी भी ओजोनोलाइसिस कराओ, डायरेक्टली हमें ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा और दोनों तरफ के कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, दोनों तरफ के कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये रिएक्शन मेनली पढ़ी जाती है एसिटिलीन के लिए। रेड हॉट आयरन ये कराता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, क्या कराता है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। और इस साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के बाद ध्यान दो, 3 मॉलिक्यूल आए, तीनों का एक एक ट्रिपल बॉन्ड खत्म हुआ, तीनों का एक एक ट्रिपल बॉन्ड खत्म हुआ, ठीक है, इसको है और सुंदर बना लेते हैं। तीनों का एक एक ट्रिपल बॉन्ड खत्म हुआ और वही ट्रिपल बॉन्ड अगली जगह का सिंगल बॉन्ड बन गया। जो ग्रुप जिस ऑर्डर में लगे थे वो वैसे ही यहां पे लगे रह जाएंगे। तो यूजुअली ये एसिटाइलिन या C2H2 के लिए रिएक्शन कराई जाती है, जिससे हमें बेंजीन या उसका डेरिवेटिव बनता है। तो ये बेंजीन में डायरेक्टली बदलने का मेथड है। देखो अभी तक हमने बेंजीन बनाने के 2 मेथड पढ़ लिए, एल्केन का एरोमेटाइजेशन और एल्काइन का साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। रेड हॉट आयरन पर अगर ट्रिपल बॉन्डेड एल्काइन को पास करते हैं तो वैसे 3 मॉलिक्यूल मिलके अपना एक ट्रिपल बॉन्ड देके एक साइक्लिक कॉन्जुगेटेड बेंजीन रिंग बना लेते हैं। मान लो यहां पे R लगा है, इधर H लगा है, R जिस सीक्वेंस में लगा H R H R H, एक बार अगर तुमने R इधर H दिखाया तो उसी सीक्वेंस में सब जगह जोड़ो, ये नहीं कि R H फिर इधर H R कर दिया, वो मत करना, उल्टी सीधी गड़बड़ी मत करना। R H तो R H जोड़ते जाओ, R H तो R H जोड़ते जाओ, तो ये हमें मिल जाता है बेंजीन। एल्काइन की ओजोनोलाइसिस पे ध्यान दो, एल्काइन की ओजोनोलाइसिस बहुत अच्छी है कि यहां पे सीधे तोड़ना है, कार्बोक्सिलिक बनना है, उसके आगे कुछ नहीं। तो एल्काइन में ज्यादा रिएक्शन नहीं है। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और आती है कि जितनी भी टर्मिनल एल्काइन है, जितनी भी टर्मिनल एल्काइन है, कार्बन के sp हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से एसिडिक होती है। तो सारी की सारी टर्मिनल एल्काइन H+ दे सकती हैं। तो मेटल के साथ मेटल बेस होता है, मेटल के साथ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, बेस के साथ तगड़ा बेस लिया क्योंकि बहुत वीकली एसिडिक है, तगड़ा बेस लिया, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ग्रिगनार्ड ले लो R-MgX, ग्रिगनार्ड को तो चाहिए ही एसिडिक हाइड्रोजन, ग्रिगनार्ड को तो चाहिए ही एसिडिक हाइड्रोजन, तो MgX लग जाएगा C- के साथ, जो भी पॉजिटिव पार्ट है वो C- पे लग जाएगा और जो बेस है यहां पे R- वो H ले लेगा, R-H+ ले लेगा। तो टर्मिनल एल्काइन का ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है। अगर तुम्हें GOC में एसिडिक ऑर्डर याद हो तो वाटर से कम एसिडिक है, दैट्स वाई ये बहुत वीकली एसिडिक है, बट इट इज एसिडिक। वीकली है लेकिन एसिडिक है,
वीकली है बट स्टिल इट इज एसिडिक। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास टर्मिनल अल्काइन के बारे में, टर्मिनल अल्काइन के बारे में। चलो आगे अब समझा जाएगा बेंजीन को। बेंजीन कैसे बना सकते हैं। तो देखो 8 रिएक्शन चार्ट और एक एक अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा रिएक्शन को समझना। एक बार तुमने रिएक्शन समझे तो चार्ट को बार बार रोज देखना है। तुम्हारा काम ये होना चाहिए कि ये चार्ट जो भी बनाए हैं इनको बनाओ, अपने सामने चिपकाओ। कोई रिएक्शन अगर बच गई हो, एनसीईआरटी में लिखी हो या तुमने पढ़ी हो कहीं और से, तो उसको तुम चार्ट में ऐड कर सकते हो। कोई रिएक्शन अगर लगे कि हाँ ये बहुत काम की नहीं है तो उसको चार्ट से हटा सकते हो। मॉडिफिकेशन तुम्हारे हाथ में, चार्ट बनाओ, चार्ट से रिएक्शन याद करो, फटाफट हाइड्रोकार्बन के सारे पीवाईक्यू लगा दो, हाइड्रोकार्बन के सारे पीवाईक्यू लगा दो। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के पार्ट हम वहीं पे आइसोमेरिज्म में पढ़ चुके, इसलिए यहां पे हम आइसोमेरिज्म को नहीं पढ़ रहे। तो बेंजीन बनाने का पहला तरीका, 6 कार्बन या उससे ज्यादा का एल्केन। इसके लिए कौन सी रिएक्शन कराएंगे, एरोमेटाइजेशन, जहां पे हम यहां पे क्रोमियम या मॉलिब्डेनम या टंगस्टन का ऑक्साइड लेते हैं, मतलब क्रोमियम फैमिली के ऑक्साइड लेते हैं, क्रोमियम फैमिली के ऑक्साइड लेते हैं। दूसरा पढ़ा था अभी अभी एल्काइन से, एल्काइन की रिएक्शन रेड हॉट आयरन से, रेड हॉट आयरन के ऊपर से पास करेंगे, साइक्लिक ट्राइमराइजेशन होगा, बन जाएगा। तीसरा समझना, ये एनिलीन, ये क्या है, एनिलीन, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब भी हम लो टेम्परेचर पे नाइट्रस एसिड डायरेक्टली नहीं लेते हैं, ये बहुत काम की रिएक्शन है, बहुत काम, सैंडमेयर, गेटरमैन, बहुत सारी रिएक्शन यहीं से आएंगी। तो नाइट्रस एसिड के लिए मिक्सचर ले लेते हैं, H और NO2 मिलके HNO2 बनाएगा, तो ये बदलता है डाइअजोनियम सॉल्ट में, ये बदलता है डाइअजोनियम सॉल्ट में, जो हाईली अनस्टेबल होता है, यानी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। और डाइअजोनियम की एक ही खास बात है, उसको समझो। बेंजीन खुद न्यूक्लियोफिलिक, अभी आगे मैं ये बात बोलूंगा बार बार, तो बेंजीन पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल आना मुश्किल है, बट डाइअजोनियम अनस्टेबल होने की वजह से बेंजीन पे, क्योंकि नाइट्रोजन में N पॉजिटिव में नहीं रहना चाहेगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, बेंजीन पे हम कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगा सकते हैं। तो डाइअजोनियम सॉल्ट का एक ही यूज है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब वैसे तो बहुत यूज है बट तुम्हारे काम का एक ही यूज है कि जब भी तुम्हें बेंजीन के ऊपर कुछ निगेटिव लगाना हो, जब भी बच्चों तुम्हें बेंजीन के ऊपर कुछ भी निगेटिव लगाना हो, डाइअजोनियम सॉल्ट यूज करोगे। एक हमने पढ़ा है बेंजीन पे पॉजिटिव लगाने के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अभी बेंजीन की रिएक्शन में आएगा। लेकिन जब भी तुम्हें बेंजीन पे कुछ निगेटिव लगाना है तो तुम एनिलीन बनाओगे, एनिलीन से डाइअजोनियम सॉल्ट बनाओगे। अब बेंजीन पे जो निगेटिव मन हो लगा लो, जो निगेटिव मन है सब लगा लो। H माइनस बिल्कुल लगाओ, बेंजीन बनाओ, Cl माइनस लगाओ, क्लोरोबेंजीन बनाओ, OH माइनस लगा के फिनॉल बनाओ, NH2 माइनस लगा के वापस से एनिलीन बना लो, जो मन करे सब बना डालो। तो H माइनस कहां से आएगा, मेटेलिक हाइड्राइड से। H माइनस कहां से आएगा, मेटेलिक हाइड्राइड से। तो ये बेंजीन की मौज करा देता है, डाइअजोनियम बेंजीन की मौज करा देता। एक और डायरेक्ट रिएक्शन, अगर मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, नहीं फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट से करा दो, ये डायरेक्ट है, इसका कोई सर पैर नहीं, ये डायरेक्ट है, एज इट इज याद रखना। जिंक ऑक्साइड निकलेगा, ऑक्सीजन लेके अलग हो जाएगा और फिनॉल को सीधे बेंजीन में बदलता है। बहुत काम की रिएक्शन है फिनॉल के लिए भी, फिनॉल को सीधे बदलता है बेंजीन में। और सल्फोनिक एसिड अगर है, क्योंकि सल्फोनिक बल्की ग्रुप होता है, सल्फोनिक बल्की ग्रुप होता है, तो इसकी भी अगर हाइड्रोलाइसिस करते हो, सल्फोनिक ग्रुप निकल जाता है, बेंजीन मिल जाता है। तो ये बेंजीन बनाने के कुछ इंपॉर्टेंट तरीके हैं, बेंजीन बनाने के तरीके। देखो बेंजीन की प्रॉपर्टी से पहले मैं तुम्हें क्या समझाऊं, सब तो तुम समझे समझाए हो। ये क्या है, बेंजीन मत कहना, बस जहां भी तुमने रिंग देखी बेंजीन बोल देते हो। ये एल्कीन है। एल्कीन का सिग्नेचर क्या है, एल्कीन का सबसे बेसिक काम क्या है, एल्कीन का सबसे बेसिक काम है कि उस पे इलेक्ट्रोफाइल आके लगता है ना।
यही तो काम है एल्कीन का, उस पे इलेक्ट्रोफाइल आके लगता है और वो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा। फिलहाल मैं ऊपर लगा देता हूं, कानों कान खबर ना हो किसी को कि ऊपर लगाए, लेकिन ऊपर लगा देते हैं। तो बेंजीन नहीं, एल्कीन था और एल्कीन पे इलेक्ट्रोफाइल ने आके हमला किया। क्यों? क्योंकि ये होता है न्यूक्लियोफिलिक, ये होता है न्यूक्लियोफिलिक। अब अगली बार क्या हुआ था कि पॉजिटिव था तो न्यूक्लियोफाइल ने हमला कर दिया, पॉजिटिव था तो न्यूक्लियोफाइल ने हमला कर दिया। लेकिन अब हमें इसका बाकी का चेहरा दिखा। अब बच्चों हमें इसका बाकी का चेहरा दिखा कि ये था बेंजीन। कमाल हो गया यार, ये बेंजीन था। क्या था ये तो था बेंजीन। गड़बड़ हो गई। लेकिन बेंजीन के पास भी डबल बॉन्ड है, उस पर भी इलेक्ट्रोफाइल लगेगा, हाँ या ना? कहानी यहां से कहानी बदली। तो तुम्हें समझ में आएगा क्यों सेम चीज होते हुए कहानी बदल रही है। अगर इस पे न्यूक्लियोफाइल लग गया, अगर बेंजीन पे अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल लग गया तो बेंजीन का बहुत भारी नुकसान होगा, बहुत भारी नुकसान, कि वो एरोमेटिक है। पाई क्लाउड ने हमला कर दिया था, खुद को एल्कीन सोच रहा था, लेकिन एल्कीन एरोमेटिक नहीं था और ये बन गया नॉन एरोमेटिक। ये बन गया नॉन एरोमेटिक। जैसे ये बना उसके अंदर चुलबुलाहट होगी, ये नहीं बनाना चाहेगा क्योंकि ये बना तो फिर एरोमेटिसिटी गई हमेशा के लिए। तो वो क्या करेगा, जहां पे ई लगा वहीं से H प्लस निकाल देगा, वहीं से H प्लस निकाल देगा और वापस से अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को ले आएगा। अब जाके शांति मिली से, अब जाके से शांति मिली, वापस से हो गया एरोमेटिक। वापस से क्या हो गया? एरोमेटिक। तो इस बात को समझो कि एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन तीनों के पास सेम चीज है, पाई क्लाउड। तीनों के पास सेम चीज है, पाई क्लाउड। तीनों में पहला काम सेम होता है, इलेक्ट्रोफाइल का हमला। ओपन चेन में न्यूक्लियोफाइल लग जाता है क्योंकि ओपन चेन में एरोमेटिसिटी का कोई चक्कर नहीं है। लेकिन वही बेंजीन जैसी चेन में इलेक्ट्रोफाइल आता है तो एडिशन की जगह सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो आई होप तुम्हें डिफरेंस समझ में आया हो कि क्यों बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है सेम कंडीशन में, सेम कंडीशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, जबकि एल्कीन, एल्काइन में सेम कंडीशन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। बाकी रिएक्शन सेम है, ओजोनलाइसिस होती है वहां पे, यहां भी होगी, बिल्कुल वैसी ही होगी। ऑक्सीडेशन होता है, यहां भी होगा। डिफरेंस सिर्फ एक है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन थी सब में H प्लस आया था, H प्लस लाके H प्लस हटाने का कोई मतलब नहीं है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता है बेंजीन, क्योंकि अगर इसने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दे दिया तो इसका एरोमेटिक कैरेक्टर चला जाएगा, टाटा बाय बाय हो जाएगा, इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, एक इलेक्ट्रोफाइल को हटा के दूसरा इलेक्ट्रोफाइल लगाता है, एक इलेक्ट्रोफाइल को हटा के दूसरा इलेक्ट्रोफाइल लगाता है। बहुत शाणा है ये, तुम्हें पता नहीं है कितना शाणा है, तो बहुत ही ज्यादा शाणा बेंजीन है। बेंजीन की बच्चों 5 सिग्नेचर रिएक्शन है, 5। हम 5 क्या क्या है? अगर बेंजीन की रिएक्शन करा दो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, इसको बोलते हैं नाइट्रेशन, इसको बोलते हैं नाइट्रेशन। तो ये NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल, बस तुम्हें समझना है इलेक्ट्रोफाइल कौन सा आएगा। NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल देगा और बेंजीन को बदल देगा नाइट्रो में, बेंजीन को बदल देगा नाइट्रो में। एक एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं यहीं से, अगर तुम इसका टिन HCl या FeHCl रिडक्शन करा दो, मेटल HCl रिडक्शन करा दो, तो ये एनिलीन बना लेता है। तो ये एनिलीन बनाने में भी हेल्प कर देगा और आगे तुम जाके इससे डाइजोनियम बना के बहुत कुछ बना सकते हो। तो बेंजीन से डाइजोनियम तक पहुंचा जा सकता है, डाइजोनियम से वापस बेंजीन तक। अगर तुमने इसकी रिएक्शन सिर्फ H2SO4 से करा दी, सिर्फ H2SO4 से करा दी, तो इसको बोलते हैं सल्फोनेशन। अकेला यही है जहां पे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल SO3 आता है, ये बन जाता है सल्फोनिक एसिड, ये बन जाता है सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसकी हाइड्रोलाइसिस करोगे बेंजीन वापस, हाइड्रोलाइसिस करोगे बेंजीन वापस। अगर तुमने क्लोरीन के साथ कोई भी लुविस एसिड ले लिया या हेलोजन के साथ कोई भी ले लिया, X2 के साथ, ये क्यों मिट गए, वापस आओ, X2 के साथ कोई भी लुविस एसिड ले लिया तो ये भी X प्लस देगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
तो बेंजीन की बच्चों 5 रिएक्शन है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। जब भी हम बेंजीन को पढ़ते हैं या बेंजीन के किसी कंपाउंड को, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, फिनॉल, हेलोबेंजीन, किसी भी कंपाउंड को पढ़ते हैं तो उनमें यही 5 रिएक्शन हमेशा देखी जाती है। इसको बोलते हैं हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन एंड 2 रिएक्शन है जिनका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड और साथ में लुविस एसिड एनहाइड्रस AlCl3। लुविस एसिड एनहाइड्रस AlCl3 जो बेंजीन के ऊपर R लगा के देता है, और एसिड हैलाइड और साथ में फिर से एनहाइड्रस AlCl3 जो एरोमेटिक कीटोन बना के देता है। जो क्या बना के देता है? एरोमेटिक कीटोन बना के देता है। तो इन दोनों रिएक्शंस को कहा जाता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एक एल्काइलेशन एक एसाइलेशन। अब ये बताने की जरूरत है कि कौन सा एल्काइलेशन है, कौन सा एसाइलेशन है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जब R लगा तो एल्काइलेशन, जब RCO लगा तो एसाइलेशन, RCO लगा तो एसाइलेशन। तो ये पांचों बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बेंजीन की यही सिग्नेचर रिएक्शन है जो सबसे इंपॉर्टेंट, पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, समझी जाती है। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखो कैसे समझेंगे। मान लो मेरे पास बेंजीन है, एरोमेटिक बेंजीन, इसकी रिएक्शन मैंने कराई CH3 COCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3 से, कुछ बना, और बनने के बाद मैंने इसकी रिएक्शन करा दी, मान लेते हैं Cl2 और आयरन लुविस एसिड से। समझ लो, दोनों लुविस एसिड है, बदल भी सकते हो। एसाइलेशन, अभी बेंजीन की सारी पोजीशन एक जैसी है, कहीं भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एसाइल ग्रुप लग जाता है। यहां से Cl निकलेगा लुविस एसिड के साथ, एसाइल ग्रुप आके लग जाएगा। एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप लग गया। लेकिन जब एक बार ग्रुप लग गया, अब डायरेक्शन देखना होता है। याद है मैंने बताया था ये -M होता है, की एटम के पास पाई बॉन्ड है तो -M, की एटम के पास लोन पे है तो +M। -M इलेक्ट्रोफाइल को किधर भेजता है? रिंग की रिएक्टिविटी घटाता है, उसको मेटा पोजीशन पे भेजता है। तो जब तुम सेकेंड ग्रुप लगाने की बारी आती है तो तुम्हें डायरेक्शन सोचनी है कि ये इलेक्ट्रोफाइल तो देगा, लेकिन अब ये इलेक्ट्रोफाइल ऐसा नहीं कहीं भी आके लग जाए, अब ये इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे लगेगा। ऐसे ही बच्चों, अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप होता जो ऑर्थो पोजीशन वाला देता, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे लगता, या पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो पैरा वाले एक साथ बनते हैं, मेटा डायरेक्शन वाला एक साथ बनता है, मेटा वाला एक साथ बनता है। तो बेंजीन में ये 5 रिएक्शन ऐसा नहीं कि एक एक करके होंगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक भी हो सकती है। तो वहां पे हमें समझना है कि कौन सा ग्रुप पहले लगा है और वो अगले इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेजेगा। पहले सारी पोजीशन एक जैसी है, उसके बाद पोजीशन में चेंज आ रहा है, उसके बाद पोजीशन में चेंज आ रहा है। तो बच्चों ये सारी कहानी थी हाइड्रोकार्बन नाम के चैप्टर की। तुम्हारी लिस्ट में से एक और चैप्टर खत्म हो गया है, तुम्हें इसके PYQ लगाने हैं, तुम्हें इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं। और एक बार क्वेश्चन लगा लेना, और जब क्वेश्चन लगने लगेंगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अपने आप को और ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाओ, क्योंकि देखो मान के चलो, देखो ऐसा नहीं कि तुम पहली बार या तुम वो पहले इतिहास जगत के पहले बच्चे नहीं हो जो नीट का एग्जाम देने जा रहा है। तुमसे पहले भी बहुत बच्चों ने दिया, तुम्हारे बाद भी बहुत बच्चे देंगे। कई बार हमें लगता है ना यार नहीं हो पाएगा हमसे। जिस दिन ये फील आए तो ऐसा सोचो कि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं, रियली में ऐसे हैं, जिन्होंने आखिरी में 1-2 महीने क्रैश कोर्स में पढ़ के भी सिलेक्शन हासिल किया है। वो कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं, वो कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं। बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो 5-6 साल पढ़ के भी सेलेक्ट नहीं हुए। तो ऐसा नहीं है कि उन बच्चों में क्या कमी रही होगी, उनमें कुछ तो कमी रही होगी, मेहनत नहीं की, या एंड टाइम पे आके निराश हो गए, या हो सकता है जिस दिन उन्हें लगा 2 महीने 3 महीने बचे की तैयारी नहीं हो पाई, उन्होंने कहा नहीं होगा। तो ये गिव अप नहीं करना है, उन बच्चों की तरह तुम्हें गिव अप नहीं करना है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तुम्हें उन बच्चों की तरह लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है जिनका सिलेक्शन हुआ था।
और उन्हीं वही इंसान सफल होता है। जिस दिन तुम्हें लगे ना यार जीवन में निराशा आ गई है, डीमोटिवेशन आ गया, अब हमसे नहीं हो पाएगा, समझ जाओ सफलता पास है। हमेशा जितने भी तुम सक्सेसफुल पर्सन उनको उठा के देख लो, सक्सेसफुल होने से कुछ समय पहले लगता है सब खत्म हो गया। ये नेचर का नियम है। तो जब भी तुम्हें लगे ना सब खत्म हो गया, सब डिप्रेशन में जा रहा है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले। तो ये सोच के बस लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो और लगे रहो। तो मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर के साथ। पढ़ते रहो, धमाल मचाते रहो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।